दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है और हमारी स्क्रीन पर जो आप शेड्यूल देख रहे हैं, जो चार्ट देख रहे हैं, 2 चरण में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। ये चुनाव 6 और 11 नवंबर को संपन्न कराए जाएंगे और 14 नवंबर यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन चुनावी नतीजा भी सामने आ जाएगा। जनता का फैसला आप सबके सामने होगा कि बिहार ने सत्ता का जनादेश किसे दिया। क्या बिहार ने जनता ने इस बार पलटासन कर दिया या फिर बिहार की सियासत में पलटासन कराने के अभिशप्त नेताओं को एक बार फिर से 5 साल के लिए समय समय पर पलटासन कराते रहने और जनता के बीच जाने की बजाय रोटेशन कराते रहने का जनादेश दे दिया है। ये सब कुछ 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव की रणभेरी बजने के साथ साथ जिस प्रकार की भूमिका अब दिख रही है कि राजनीतिक दलों के द्वारा निभाया जाना है, उन भूमिकाओं पर यदि आप गौर करें तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है। पहले जरा इस बिहार के नक्शे को देखिए और इस नक्शे में इलेक्शन शेड्यूल को देखने की कोशिश करें कि किस तरह से पहले और दूसरे चरण का चुनाव कराया जा रहा है। और पहले चरण में काफी हद तक प्रेडिक्टेबल, यानी बहुत हद तक चुनाव में जो कहा जाता है कि जिनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं जिन इलाकों की है, पहले से काफी हद तक क्लियर है, वहां पहले फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। और जहां प्योर इक्वेशनल पॉलिटिक्स होनी है, समीकरणों की राजनीति के सहारे सियासत साधी जाती है, वहां दूसरे चरण में चुनाव कराया जा रहा है। पहले चरण के इलाकों को देखिए, 18 विधानसभा, 18 जिले और 121 विधानसभा। और दूसरे चरण में जो गुलाबी कलर से जो एरिया आप देख रहे हैं, उसमें 20 जिले और 122 विधानसभा। तो पहले चरण में चुनाव कहां कराया जा रहा है? पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों में, यानी पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे गढ़ में, भाजपा के गढ़ में, साथ साथ नीतीश कुमार के गढ़ में, उनके गृह जिले नालंदा में, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की राजधानी कहे जाने वाले, अति पिछड़ा राजनीति की राजधानी कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के गृह जिले समस्तीपुर में, लालू यादव के सबसे बड़े गढ़ों में, चाहे वो पाटलिपुत्र का इलाका हो, चाहे वो मधेपुरा का इलाका हो, चाहे वो छपरा का इलाका हो, या उनका गृह जिला गोपालगंज हो, इन सब में तमाम बड़े नेताओं के गढ़ों में पहले चरण में चुनाव है। लेकिन तमाम बड़े नेताओं का जो गढ़ है, उसमें एक और नेता का गढ़ है, चिराग पासवान का गढ़। चाहे उनका गृह जिला खगड़िया हो, चाहे चिराग पासवान का जो इलाका है जहां से वो सांसद होते हैं, हाजीपुर, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान भी सांसद होते थे, इन सब इलाकों में फर्स्ट फेज में चुनाव करा लिए जाएंगे। फर्स्ट फेज की जो पॉलिटिकल लाइन है काफी हद तक स्पष्ट है कि कुछ इनके गढ़ हैं, कुछ उनके गढ़ हैं। कौन कितनी सीटों पर जीतेगा ये कैंडिडेट देखने के बाद तय होगा। असल चुनाव सेकंड फेज में है। और ये जो आप मैप में देख रहे हैं, जो नक्शे में देख रहे हैं चुनाव आयोग के, कि उत्तर बिहार का इलाका, एकदम सीमावर्ती इलाके जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, सीमांचल का इलाका पूरब में, या फिर जो एकदम झारखंड से सटा हुआ दक्षिण का इलाका है, उन सब को सेकंड फेज में सी शेप में, अंग्रेजी के अक्षर सी की आकृति में उनका चुनाव सेकंड फेज में कराया जा रहा है। ये किसी की समझ में नहीं आया कि इस तरह का इलेक्शन शेड्यूल क्यों बनाया गया है। लेकिन खैर, जिनका अधिकार है शेड्यूल बनाना, जिनका अधिकार है एसआईआर कराना, वो अपना काम कर रहे हैं और कम से कम वो काम निष्पक्ष तरीके से करें, यही हम सबकी अपेक्षा है। लेकिन सेकंड फेज का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? चिराग पासवान के गढ़ में पहले फेज में इलेक्शन निपट जाएगा, नीतीश कुमार के गढ़ों में पहले फेज में इलेक्शन निपट जाएगा, इसके साथ साथ भाजपा के बड़े गढ़ों में पहले फेज में इलेक्शन निपट जाएगा, लालू यादव के बड़े गढ़ों में पहले फेज में इलेक्शन निपट जाएगा। सेकंड फेज का इलेक्शन उन इलाकों में क्यों है जहां दलित पॉलिटिक्स का जोर है, जैसे दक्षिण बिहार का गया जिला, सासाराम का इलाका, जहां राजेश राम प्रभावी हैं, जहां जीतन राम मांझी के प्रभावी होने की बात कही जा रही है, जो जगजीवन राम का इलाका रहा है, उन सब में सेकंड फेज में पोलिंग है। और वहीं उत्तर बिहार में यदि नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में आए, जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में के दिमाग में यह बात बैठ गई है या बिठा दी गई है कि अपर कास्ट यानी सवर्ण उनके वोटर नहीं है। आज की तारीख में जब बिहार में जाति गणना हो चुकी है, जाति गणना होने के बाद बिहार में अब कोई भी चुनावी हिंदू नहीं बचा है।
चुनावी रूप से कोई भी बिहार में हिंदू अब नहीं है। बिहार में जो बहुसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं अपने अपने जातीय खांचों में फिट होकर समीकरण की राजनीति देख रहा है। अब इस समीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कितना फायदा उठाती है, प्रशांत किशोर अपने लिए कितना स्पेस देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ों को इन परिस्थितियों में बचा पाती है, जनता दल यूनाइटेड अपने गढ़ों को इन फेज में बचा पाती है, इसी पर पूरे बिहार का चुनाव निर्भर हो गया है। ये भूल जाइए कि बिहार में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में चले गए तो चुनाव पलट जाएगा। ये बिहार है। बिहार में पैसे से चुनाव नहीं पलटता। बिहार के चुनाव में तो इससे ज्यादा ग्राम प्रधान यानी मुखिया के चुनाव में पैसे बढ़ते हैं, तो क्या उससे चुनाव पलट जाता है? बिहार के वोटर्स को पैसे से खरीदने की कोशिशें राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला कदम माना जा सकता है, और खास करके तब जहां कहावत हो, चुनाव के पहले से एक बेहद ही घटिया किस्म की कहावत जहां चलती हो, उस कहावत का व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन नहीं करता। लोकतांत्रिक रूप से जिनकी भी लोकतंत्र में आस्था है, इस कहावत का समर्थन नहीं करते। कहावत यह है कि वोट और बेटी अपनी जात को ही जानी चाहिए। तो उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट सेकंड फेज में होना है। सेकंड फेज में कौन से इलाके हैं? उत्तर बिहार से शुरू करें तो चंपारण का इलाका है। चंपारण के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इसी पर टिकी हुई है कि सवर्ण वोटों को एकजुट कैसे रखे और नीतीश कुमार के सहारे अति पिछड़ा लौकुश वोटों को अपने पाले में बांध कर कैसे रखे। थोड़ा पूरब की तरफ चले तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल का जो इलाका है, उस इलाके में जैसे चंपारण के इलाके में सवर्ण वोटर ड्राइवर सीट पर होते हैं, इंजन की भूमिका में होते हैं और अति पिछड़े को राजनीतिक तौर पर बोगी बना दिया जाता है, ठीक वैसे ही सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर का जो इलाका, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल का जो इलाका है, उस इलाके में जो सेकंड फेज का इलाका है, उसमें ड्राइवर सीट पर अति पिछड़े आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बोगी की भूमिका में सवर्णों को जाना पड़ता है। इसी कॉम्बो के सहारे, इसी कॉम्बिनेशन के सहारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन यहां सीटें जीतता है। यहीं पर उस समीकरण का टेस्ट होना है कि जो कांग्रेस पार्टी कोशिशें कर रही है अति पिछड़ा में घुसने की। यहीं पे यह तय होना है कि जाति जनगणना के बाद सवर्ण वोटर के बीच में जो आपसी कंपटीशन बढ़ा है, उसका कितना फायदा उठा पाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी है। सीमांचल के इलाके में चले तो सीमांचल के अल्पसंख्यकों के बारे में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। 24 विधानसभा सीटें हैं और इन 24 विधानसभा सीटों पर एम वाई समीकरण को प्राथमिकता देते हुए अल्पसंख्यक समाज वोटिंग नहीं करता। इन 4 जिलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन मजबूती से लड़ रहा है, इस पर तय होता है। और यह बात भी तय है कि जैसी सफलता ओवैसी की पार्टी को 2020 में मिली थी, वैसी सफलता 2025 में इस पार्टी को मिलने की संभावना शायद नहीं है। तभी ओवैसी साहब एनडीए इंडिया गठबंधन के अंदर सीटें मांग रहे हैं। उन्हें 6 सीटें चाहिए। वो कह रहे हैं कि 6 हमें दे दो, गठबंधन में हमें ले लो। कहीं ना कहीं उन्हें खिसकती हुई जमीन का अंदाजा तो नहीं हो गया है, या अल्पसंख्यक मतदाताओं के द्वारा अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का अंदाजा तो नहीं हो गया है। यह एहसास सीमांचल के इलाके के वोटर्स को है। अब दक्षिण बिहार में सेकंड फेज की बात करें तो दक्षिण बिहार में भागलपुर का इलाका प्योर इक्वेशनल पॉलिटिक्स, बांका का इलाका इक्वेशनल पॉलिटिक्स यानी समीकरण की राजनीति का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। जमुई का इलाका, जिस इलाके में बिहार में इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित सिंह पिछली बार जीत कर आए थे, वो इलाका प्योर इक्वेशनल पॉलिटिक्स का है और उस इलाके में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एक भूमिका है, क्योंकि ट्राइबल समाज की एक ठीक ठाक आबादी है। अब जरा गया के इलाके में आए, जहां बिहार में सबसे ज्यादा दलित वोटर माने जाते हैं, गया, औरंगाबाद और सासाराम का इलाका, तो उस इलाके में भी इक्वेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप है, क्योंकि उस इलाके में दलित ईबीसी नहीं बल्कि दलित सवर्ण एकता से चीजें तय होती है। चंपारण का इलाका उत्तर बिहार में और दक्षिण में गया सासाराम का इलाका, इसमें पूरी तरह से सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक एकता से चीजें तय होती है। और इसमें यदि तेजस्वी यादव का कोर वोट बैंक आकर जुड़ जाता है तो परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल हो जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी इन चीजों को समझ पाएगी? बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन इलाकों में, चाहे गया से लेकर सासाराम तक का इलाका हो,
चाहे उत्तर बिहार में पूर्वी पश्चिमी चंपारण का इलाका हो। क्या इस इलाके में कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को तो नहीं दोहराएगी जो गलतियां उसने पिछली बार की थी? पूरा चुनाव यहीं जाकर टिकता है। मोटे तौर पर यदि पूरे बिहार को एक साथ जोड़ करके हम देखने की कोशिश करें तो 2-3 और फैक्टर बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाले दिखते हैं। और उन 2-3 फैक्टर्स की चर्चा के पहले एक बात की चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर 2015 में 5 फेज में चुनाव, 2020 में कोरोना की लहर की वजह से 3 फेज में चुनाव और 2025 में जहां न तो कोरोना जैसी बात है और न ही कोई और परिस्थितियां हैं, फिर 2 फेज में चुनाव। ये अचानक चरण घटाए क्यों जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में घटाए नहीं गए। 40 लोकसभा सीटों के लिए 5 फेज में चुनाव हुए, लेकिन यहां घटाए क्यों गए? क्या नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो चर्चा है, उन्हें कम से कम चुनावी कैंपेन करना पड़े, ज्यादा एक्सपोज होने का मौका ना मिले, इस वजह से चुनाव के चरण घटाए जा रहे हैं ताकि एक सॉलिड बहाना मौजूद रहे कि मुख्यमंत्री कितनी जगह जा पाएंगे? तो एक ये कारण कई लोग बता रहे हैं, लेकिन चुनाव तो पार्टियों ने तय नहीं किए हैं। चुनाव तय करने के लिए तो एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है जिसने चुनाव की तारीखों और प्रोग्राम को तय किया है। दूसरी परिस्थितियां ये है कि जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं उसमें फर्स्ट फेज पर यदि आप नजर डालें तो फर्स्ट फेज के 18 जिलों और 121 विधानसभा सीटों वाले इलाके में भाजपा ने लोकसभा की 7 सीटें जीती, जेडीयू ने 5 सीटें जीती। और सेकंड फेज की बात करें तो जेडीयू ने 7 सीटें जीती और भाजपा ने 5 सीटें जीती। तो भाजपा ने अपने ज्यादा महत्वपूर्ण गढ़ों को पहले फेज में ही निकाल लिया है और पहले फेज में भाजपा अपने महत्वपूर्ण गढ़ों को निकाल ले रही है, तो क्या उसके बाद सेकंड फेज में नीतीश कुमार के साथ कोई चिराग मॉडल पार्ट 2 तो इस बार नहीं खेला जाएगा? इलेक्शन के समीकरण को देखते हुए काफी कुछ चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है कि आखिर आने वाले वक्त में होगा क्या। और इन सब के बीच चुनाव इस पर भी काफी हद तक निर्भर करने जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी सीटें जीतती है। प्रशांत किशोर का असर भी सबसे ज्यादा सेकंड फेज में ही नजर आना है। फर्स्ट फेज में प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी, ये गुंजाइश तो कम से कम मुझे नहीं दिखती। सीट मिल जाए, वोट मिल जाए, अलग बात है। पटना शहर में पॉलिटिकल रुझान क्या होगा यह सर्वविदित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा में पॉलिटिकल रुझान क्या होगा यह सर्वविदित है। आरा, बक्सर का पॉलिटिकल रुझान सर्वविदित है कि माले के कैडर और राजद के कैडर के बीच में पिछली बार की तरह एकजुटता बनी रही तो वो इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी मुश्किल बना रहेगा। लेकिन वो उस पर निर्भर है न कि प्रशांत किशोर की भूमिका पर। प्रशांत किशोर की भूमिका पर वो इलाका निर्भर है जहां उन्होंने एक निर्दलीय कैंडिडेट का समर्थन कर उसे विधान पार्षद यानी एमएलसी बनवा दिया था। प्रशांत किशोर का इलाका, प्रशांत किशोर के समीकरण उस इलाके में ज्यादा प्रभावी रूप से नजर आ सकते हैं जिस इलाके में कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण बहुत ज्यादा है और वो इलाके ज्यादातर सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड फेज के इलाकों में ही काफी कुछ तय होना है और दूसरे चरण का चुनाव ही वो तय करने जा रहा है कि पाटलिपुत्र की गद्दी पर 14 नवंबर के नतीजों के बाद कौन बैठेगा। तेजस्वी यादव के चेहरे पर जनता कितना एतबार करेगी, नीतीश कुमार को अभी सरकार चलाने लायक वो है या नहीं, इसका फैसला भी जनता करेगी। लेकिन इन सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं, उन कोशिशों में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व पूरी तरह से दरक चुका है, वो एकदम दरका हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं भी आज कोई बिहार में चर्चा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि हिंदू खतरे में है, जो बात कुछ सालों पहले कही जाती थी। आज चर्चा का दायरा बदल गया है। आज चर्चा का दायरा सभी समुदायों के बीच घूम फिर कर वही हो गया है कि किसके कितने प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं। अति पिछड़ा वर्ग भी एक इंटैक्ट नहीं है। अब जाति गणना ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी वोट बैंक को पहुंचाया है तो वो अति पिछड़ा वर्ग है। अति पिछड़ा वर्ग की एकजुटता काफी हद तक टूटी है, पिछड़े वर्ग की एकजुटता काफी हद तक टूटी है और चुनावी हिंदुत्व की एकता तो पूरी तरह से बिहार में बिखर चुकी है। टूट दोनों में हुई है। ज्यादा नुकसान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परिस्थितियों का हुआ है जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक विपक्षी गठबंधन को मिला। कैंडिडेट सिलेक्शन में उस वक्त होशियारी बरती गई होती तो निश्चित तौर पर वो डेंट एनडीए के लिए बिहार में ज्यादा बड़ा होता।
लेकिन अब चूंकि छोटा चुनाव है, अब 40 सीटों का चुनाव नहीं है, अब 243 सीटों का चुनाव है और उसमें सरकार बनाने के लिए जो मैजिक फिगर है वो 122 की संख्या है। 122 की संख्या पर पहुंचने के लिए कौन सा गठबंधन किस तरह से जोर लगाता है, इसका पक्का आकलन करने के लिए अभी कैंडिडेट लिस्ट देखनी होगी। इस चुनाव के पहले तक हम कैंडिडेट लिस्ट कौन सी देखते थे? 243 गुना 2 यानी दो महत्वपूर्ण गठबंधनों की कैंडिडेट लिस्ट। पिछले चुनाव में जेडीयू वाली सीटों पर यानी 115 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड ने लड़ी थी, उस पर 3 कैंडिडेट को देखा गया। चिराग मॉडल वाले चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट को भी कंसीडर किया गया, मजबूती से उन्हें देखा गया कि वो चुनाव लड़ते हैं और वो वोट कटवा की भूमिका से ज्यादा किसी को चुनाव हराओ भूमिका में ज्यादा दिख रहे थे। इस चुनाव में 243 गुना 3 यानी 729 कैंडिडेट पर मोटे तौर पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि तीसरा कोण प्रशांत किशोर का होगा। और याद रखिए, अगर 50-60 सीटों पर भी प्रशांत किशोर ने मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया तो बिहार का जनमत किसी भी दिशा में जा सकता है, बिहार का चुनाव किसी के पक्ष में भी मुड़ सकता है। सवाल यही है कि किसने अपने कोर वोटर्स के बीच में राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक गठबंधन को मजबूत किया। सामाजिक गठबंधन मजबूत करने से आशय यह है कि जो काम 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन ने किया था, उस वक्त रघुवंश प्रसाद सिंह जीवित थे और उन्होंने एक बात पर बड़ा जोर दिया था। व्यक्तिगत रूप से एक बात उन्होंने मुझसे साझा की थी बाद के दौर में, और उन्होंने कहा था कि जब गठबंधन राजद और जेडीयू और कांग्रेस का हुआ, तब उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण स्तर पर इनके कोर वोटर्स के बीच में सामाजिक गठबंधन पर जोर दिया जाए, और वो सफलतापूर्वक हुआ, जिसका नतीजा था कि 3/4 बहुमत महागठबंधन को मिला। इस बार की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्या 2019 की तरह का खेल एनडीए के अंदर या महागठबंधन के अंदर तो नहीं होगा। 2019 में यूपी में क्या हुआ था? अखिलेश यादव और मायावती, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, बुआ बबुआ का गठबंधन कहा गया, लेकिन बुआ बबुआ का गठबंधन नेताओं और पार्टियों का गठबंधन तो हुआ, इनके कोर वोटर्स के बीच जमीन पर गठबंधन नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2024 में कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में जमीन पर दोनों के कोर वोटर्स के बीच का गठबंधन दिखा। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव 24 में। अब बिहार में आते हैं। बिहार की परिस्थितियों में एनडीए के अंदर जो स्थिति है, क्या चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर भाजपा की सीटों पर लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में क्या उस तरह से विश्वास का गठबंधन बन पाएगा? दोनों एक दूसरे को खुले दिल से सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को 2020 की तरह फेंकी हुई सीटें, जिसे बिहार में कहते हैं, वो सीटें तो दी नहीं जाएंगी? इन सारी परिस्थितियों पर महागठबंधन की चुनावी सफलता और असफलता निर्भर करती है। जनता दल की यूनाइटेड के कोर वोटर्स बीजेपी की सीटों पर चिराग मॉडल का बदला 5 साल बाद लेने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर उनकी चुनावी सफलता निर्भर करती है। और पलायन से लेकर रोजगार के मुद्दे तक, स्वरोजगार के मुद्दे पर जो एक माहौल प्रशांत किशोर ने बनाया है, उस माहौल का राजनीतिक फायदा प्रशांत किशोर क्या खुद उठाएंगे या अन्ना आंदोलन वाला हाल हो जाएगा कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल अन्ना हजारे ने बनाया पूरे देश में और फायदा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उठाकर ले गई? तो क्या जो मुद्दा प्रशांत किशोर बना रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो फायदा उठाने से रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप करीब करीब किनारे की जा चुकी है। बिहार में पूरी लीडरशिप सवालों के घेरे में है। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, विधानमंडल दल के नेता, सब सवालों के घेरे में है। और राष्ट्रीय जनता दल को जिन मुद्दों पर घेरा जाता है, 3 मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा घेरती रही है, 3 में 2 मुद्दों को न्यूट्रलाइज करने का काम प्रशांत किशोर ने किया। 3 मुद्दा क्या होता है? एक 1990 से 2005 के बीच का कथित जंगल राज यानी लॉलेसनेस की स्थिति, कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति। दूसरा मुद्दा क्या होता है? तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल। तीसरा मुद्दा होता है राष्ट्रीय जनता दल के कथित भ्रष्टाचार का सवाल। अब शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो बिहार की पूरी लीडरशिप सवालों के घेरे में आ गई है बीजेपी की।
तो दो मुद्दे तो न्यूट्रलाइज हो गए। लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा भी भाजपा के खाते में उसका क्रेडिट कम, नीतीश कुमार के खाते में उसका क्रेडिट ज्यादा है। लेकिन क्या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी वही है जो 2005-10 के नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में थी? निश्चित तौर पर उस तरह की स्थिति नहीं है। हालात उस वक्त से बिगड़े हुए हैं। जमीनी स्तर पर, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हो, जमीनी स्तर पर जो लोअर ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से बिहार का आम आदमी परेशान है। तो क्या ये सारे मुद्दे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे? इन्हीं सब मुद्दों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार है तो उसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी, और वो है कैंडिडेट के सामाजिक समीकरण पर होने वाला चुनाव। न हिंदुत्व है न मंडल है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समीकरण ज्यादा प्रभावी है। तो देखते जाते हैं इक्वेशनल पॉलिटिक्स में अंततः बिहार की जनता बेहतरी का रास्ता ढूंढती है या फिर किसी और रास्ते पर बढ़ती हुई चली जाती है। आज के लिए इतना ही। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार जब डूबने जा रहा है तो उस महापर्व में गोता लगाने के लिए बिहार के लोगों को हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।